अमित शाह, जिनका पूरा नाम तो शायद 80% लोग नहीं जानते और ना ही जानने की कोशिश की होगी, तो अमित शाह के बारे में ये जान पाना कि कैसे अमित शाह के वजह से आज बीजेपी का कद पूरे देश में इतना बड़ा हो गया, बहुत मुश्किल काम है। ये वही व्यक्ति हैं जिनके 100% वर्किंग स्ट्रेटजी के वजह से बीजेपी आज भी चुनाव जीतती है। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसी धरती के संतान अमित भाई का आज बधाई देना चाहता। हिंदुस्तान के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी का विजय ध्वज फहराने में वो कामयाब हुए। आज मोदी जी को मोदी जी बनाने वाले अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य यूं ही नहीं कहते हैं। यूं ही नहीं, इन्होंने बीजेपी के लिए जो जो प्रिडिक्ट किया, जहां जहां किया, सच साबित हुआ। इसका एक एग्जाम्पल है 2007 का गुजरात विधानसभा का इलेक्शन। जब इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था और रिजल्ट के ठीक पहले अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी को 2/3 बहुमत आएगी, और आई भी। जानना चाहते हैं कि वाकई में आप जीत रहे हैं? देखिए, नतीजे आपके लिए चंद मिनटों में डिक्लेयर होंगे, हमारे लिए डिक्लेयर है। हम प्रजा के बीच में रहे हैं। गुजरात की जनता ने एक बार फिर से 2/3 बहुमत से भाजपा को जिताने के लिए मतदान किया है। कुछ लोगों को तो यहां तक लगता है कि नेक्स्ट पीएम अमित शाह होना चाहिए, और शायद होना भी चाहिए, लेकिन क्यों? सो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हुए जीवन में कभी हार न मानने वाले अमित शाह को थोड़ा और जानते हैं। अमित शाह यानी अमित अनिल चंद्र शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में बनिया जाति के एक गुजराती हिंदू परिवार में हुआ। इनके पिता अनिल चंद्र शाह मनसा के एक सक्सेसफुल पीवीसी पाइप बिजनेस के मालिक थे। अमित शाह मेहसाना में स्कूल गए और शिव शाह साइंस कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री के लिए अहमदाबाद चले गए। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में बीएससी की डिग्री के साथ स्नातक किया और फिर अपने पिता के बिजनेस को संभाल लिया। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स की सुपरहिट जोड़ी को साथ में जोड़ने वाले धागे का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पहली मुलाकात 1982 में हुई। ये वो दौर था जब नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में संघ के जिला प्रचारक हुआ करते थे और अमित शाह ऑल इंडिया स्टूडेंट काउंसिल की गुजरात यूनिट के ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। धीरे धीरे दोनों की मुलाकात का सिलसिला आगे बढ़ता गया। 1987 में अमित शाह भाजपा की यूथ विंग में शामिल हुए। शुरुआती दिनों में ही नरेंद्र मोदी ने अमित शाह की प्रतिभा को पहचान लिया और उन्हें सपोर्ट करने लगे। ये उस दौर की बात है जब गुजरात भाजपा के अध्यक्ष शंकर सिंह बघेला हुआ करते थे। बघेला ने एक इंटरव्यू के दौरान अमित शाह के भाजपा में शामिल होने का पूरा किस्सा सुनाया था। उनका कहना था कि मैं अपने पार्टी दफ्तर में बैठा था, तभी मोदी मेरे पास एक लड़के को लेकर आए और कहा, ये अमित शाह है, कारोबारी है और युवा मोर्चा से जुड़े हुए हैं, आप इन्हें पार्टी में कुछ काम दे दीजिए। कहा जाता है कि इंडियन पॉलिटिक्स में पीएम मोदी के हेल्प से ऐसे हुई अमित शाह की एंट्री। वीडियो में थोड़ा और आगे चलते हैं। साल 1991 में जब भाजपा के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के गांधीनगर से चुनाव लड़ने का फैसला किया, तब अमित शाह ने नरेंद्र मोदी से चुनाव का मैनेजमेंट संभालने की गुजारिश की, ये क्लेम करते हुए कि अगर लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव प्रचार के लिए नहीं भी आते हैं तो भी वो जीत जाएंगे। अमित शाह की इस बात से नरेंद्र मोदी बहुत इंप्रेस्ड हुए और उन्हें चुनाव की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। चुनाव नतीजे जब आए तो आडवाणी भारी वोटों से जीत गए थे, यानी कि अमित शाह ने चुनाव लड़ाने और जिताने की पहली परीक्षा पास कर ली और इस तरह अमित शाह मोदी के सबसे भरोसेमंद सेनापति बन गए और मोदी और शाह की जोड़ी गुजरात में मशहूर हो गई। वैसे अमित शाह की 100% वर्किंग स्ट्रेटजी तो 1995 में केशुभाई पटेल ने भी देखा था, जब भाजपा ने गुजरात में अपनी पहली सरकार बनाई थी और केशुभाई पटेल भी अमित शाह को चाहने लगे थे। उस समय कांग्रेस पार्टी का ग्रामीण गुजरात में पूरी डोमिनेंस थी और अगर बीजेपी को चुनाव जीतना था तो उससे पहले ग्रामीण इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत बनानी पड़ती। सो ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस को खत्म करने के लिए मोदी और शाह ने मिलकर काम शुरू किया। उन्होंने 8000 इन्फ्लुएंशियल रूरल लीडर्स का एक नेटवर्क बनाया जो अलग अलग गांवों में प्रधान पद के लिए चुनाव हार गए थे। इससे हुआ ये कि इन दोनों ने
उन 8000 लीडर्स को इन्फ्लुएंस किया और उन्होंने सारे गांव वालों को। लेकिन इतना होते होते नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गुजरात के लोग काफी पसंद करने लगे थे और शायद यही रीजन रहा होगा कि केशुभाई पटेल की उनसे नहीं बनी और मोदी को पार्टी के काम से दिल्ली भेज दिया। ऐसा माना जाता है कि केशुभाई से मतभेद की वजह से मोदी को गुजरात से हटाया गया था और ये वही दौर था जब गुजरात के ज्यादातर नेताओं ने मोदी से दूरी बना ली थी। लेकिन उस समय भी अमित शाह लगातार नरेंद्र मोदी के संपर्क में रहे, जिसके वजह से पार्टी में उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को घटा दिया गया। बावजूद इसके अमित शाह ने नरेंद्र मोदी से दूरी नहीं बनाई। कुछ सालों तक मोदी गुजरात से बाहर रहे और उन्होंने इस वक्त का पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनाइजेशन को अपनी एफिशिएंसी एंड स्ट्रेंथ का एहसास कराया। जब मोदी की 2001 में गुजरात वापसी हुई तो 2002 का चुनाव जीतने के बाद मोदी ने अपने सबसे रिलायबल अमित शाह को होम मिनिस्ट्री का कार्यभार दिया और 2007 के बाद तो वो गुजरात की मोदी सरकार में फ्री चार्ज के साथ 10 मंत्रालय देखने लगे। अमित शाह की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया जब पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। बात 2010 की है जब पी चिदम्बरम यूनियन होम मिनिस्टर थे। तब सोहराबुद्दीन शेख का इनकाउंटर हुआ था। इसमें अमित शाह की भूमिका होने के आरोप में सीबीआई ने 25 जुलाई 2010 को अमित शाह को गिरफ्तार कर लिया। वे 3 महीने तक जेल में रहे और 29 अक्टूबर 2010 को जमानत पर रिहा हुए। इसके बाद अक्टूबर 2010 से सितंबर 2012 तक उन्हें गुजरात की सीमा से दूर रहने को कहा गया। अब इसे समय का चक्र कहें या फिर डेस्टिनी। एक बार मोदी को गुजरात छोड़ना पड़ा था तो ठीक ऐसी ही स्थिति अमित शाह के साथ भी आई। उसी टाइम अमित शाह के राजनीतिक करियर खत्म होने की भविष्यवाणी हो चुकी थी और अमित शाह अंदर तक टूट चुके थे। तब मोदी ने उनको सहारा दिया। जानकार बताते हैं कि मोदी की सलाह पर अमित शाह ने दिल्ली में रहने का फैसला किया और इस वक्त का इस्तेमाल उन्होंने सेंट्रल लीडरशिप का भरोसा जीतने में किया। थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हुए हम लोग चलते हैं साल 2014 में। अमित शाह को चुनाव से 1 साल से भी कम समय पहले यानी कि 12 जून 2013 को उत्तर प्रदेश में भाजपा के अभियान का इंचार्ज बनाया गया। हालांकि फरवरी 2012 से ही अमित शाह उत्तर प्रदेश में काफी समय बिता रहे थे, जहां उन्होंने 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत के कारणों को समझने की कोशिश कर रहे थे और वो समझ चुके थे कि मतदाता समाजवादी पार्टी से सेटिस्फाइड नहीं है। शाह यूपी इलेक्शन में एक यूनिक स्ट्रेटजी लगाते हैं और यूपी इलेक्शन में कैंडिडेट्स के सिलेक्शन को कैंडिडेट्स के पार्टी लॉयल्टी और आइडियोलॉजी को ना देखते हुए कैंडिडेट्स की लोकल पॉपुलैरिटी और विनिंग पोटेंशियल को सिलेक्शन क्राइटेरिया बना दिया। उनकी टीम ने अनुमान लगाया कि यूपी चुनाव में बीजेपी के केवल 35% ट्रेडिशनल सपोर्टर्स ने वोट किया था। इसीलिए उन्होंने बूथ स्तर पर घर घर जाकर प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने राज्य के 1,40,000 मतदान केंद्रों में से हर एक के लिए 7 से 10 मेंबर मैनेजमेंट कमेटी बनाई और हर एक बूथ के लिए उनकी टीम ने वोटरों की लिस्ट बनाई और उन तक पहुंची। शाह की टीम ने माइक्रो इंटीरियर के इलाके में जनता तक पहुंचने के लिए 450 जीपीएस इनेबल्ड मोबाइल वैन का इस्तेमाल किया, जहां मीडिया की पहुंच नहीं थी, और अमित शाह ने 80 लोकसभा क्षेत्रों में से 76 को कवर किया। इसी बीच 2014 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ जाता है, जिसके लिए एक मीटिंग में नरेंद्र मोदी को पटना से चुनाव लड़ने का एडवाइस दिया जाता है, जिसे अपोज करते हुए अमित शाह ने मोदी को वाराणसी से चुनाव लड़ने पर जोर दिया। अमित शाह ने मोदी को जमीनी स्तर पर प्रचार करने के लिए आरएसएस का उपयोग करने के लिए राजी किया, जो भाजपा के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ। शाह ने मोदी के लिए मेगा रैलियां आयोजित करने में भी मदद की और यहां पर भी एक बेहतरीन स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया। अमित शाह ने किया ये कि दूसरे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की तरह ही लोगों को रैली स्थल तक ले जाने के लिए प्रत्येक गांव के लिए एक वैन तो दिया, लेकिन दूसरे पार्टियों के विपरीत शाह ने कहा कि भाजपा इन गाड़ियों को किराए पर लेने के लिए पैसे नहीं देगी, बल्कि उन्होंने कहा कि गाड़ियों का मैनेजमेंट करने वाले पार्टी कार्यकर्ता अपने गांवों में बीजेपी यूनिट के नेता होंगे। इससे हुआ यह कि कई लोकल नेताओं ने इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया कि मोदी जी की जीत सुनिश्चित हो गई। मोदी जी को यूपी से चुनाव लड़ने के लिए जोर देने के पीछे अमित शाह की एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी।
अमित शाह जानते थे कि यूपी हिंदुओं का हब है और अगर मोदी यूपी इलेक्शन जीत जाते हैं तो मोदी सिर्फ इस टर्म के पीएम नहीं होंगे बल्कि आने वाले बहुत सारे टर्म के पीएम बन सकते हैं। और ऐसा ही होता है। मोदी 2014 का इलेक्शन धमाकेदार तरीके से जीत जाते हैं और देश का प्रधानमंत्री बनते हैं। जुलाई 2014 में भाजपा के सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड सर्वसम्मति से अमित शाह को पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुन लेती है। फिर उन्हें 24 जनवरी 2016 को सर्वसम्मति से पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद शाह एक अग्रेसिव मेंबरशिप ड्राइव शुरू करते हैं और मार्च 2015 तक भाजपा में 100 मिलियन सदस्यों के होने का दावा किया जाता है। शाह ने 2019 के भारतीय आम चुनाव में भाजपा को जीत दिलाई और भाजपा के सबसे सफल अध्यक्ष बने। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने 543 लोकसभा क्षेत्रों में से 312 का दौरा किया, 18 रोड शो, 161 सार्वजनिक बैठकें और 1500 से अधिक भाजपा बैठकें की। शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं को 300 सीटें पार करने का बोल्ड गोल दिया था, जिसे उन्होंने मिशन 300 पार कहा और रिजल्ट में 303 सीटें सिर्फ बीजेपी लेकर आई और भाजपा को भारत के पॉलिटिकल स्फीयर का अनडिस्प्यूटेड किंग बना दिया। अब आपको क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कितनी सीटें ला पाएंगी और क्या अमित शाह को पीएम के रूप में देखना चाहेंगे? कमेंट में जरूर लिखें।